पुराने दौर से ही एक रिवाज चलता आया है, चाहे वो जासूसी का हो, मुखबरी का हो, या आज से नहीं, राजा रजवाड़ों के ज़माने से ये सारी चीज़ें होती रही हैं। जब दौर बदला, दुनिया ने तरक्की की, लॉ एंड ऑर्डर, कानून, अदालतें, ये सारी चीज़ें जब वजूद में आईं तो ये हुआ कि पुलिस कैसे काम करेगी। अब पुलिस को आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पुलिस के काम करने का तरीका क्या होता है। लेकिन कहीं दूर एक क्राइम होता है, कहीं कत्ल होता है, कहीं रेप होता है, कहीं चोरी होती है, कहीं डकैती होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई सुराग, कुछ नहीं मिलता है। एक अगर चेहरा मिल भी गया तो अब जिस शहर की आबादी 1-1 करोड़ या उससे ज़्यादा, उस 1 करोड़ के बीच में से उस एक चेहरे को ढूंढ के लाना है तो काम बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए जो पुलिस का पूरा सिस्टम है वो बनाया इस तरह से गया है कि इसमें ख़ास तौर पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की एक बड़ी अहमियत होती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब आदमी ही जो है वो खबरें निकाल कर लाए। तो ये जो खबरी, मुखबिर, ये सारी जो जासूसी, ये 2 कैटेगरी में होती है। एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस जो सरकारी कर्मचारी करते हैं, जैसे आप रॉ को ले लीजिए, आईबी को ले लीजिए, या विद इन पुलिस डिपार्टमेंट आप अलग अलग ले लीजिए, जैसे स्पेशल ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, LIU हो, CID हो। तो इन सारों का काम होता है जासूसी करना, लेकिन ये सरकारी मुलाजिम, इन्हें बाकायदा इसके लिए पैसे मिलते हैं। दूसरी कैटेगरी है वो है खबरी। ये इनका कोई सरकारी या किसी महकमे से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी खबरें पुलिस तक पहुंचाते हैं। और बिना इनकी मदद के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं एक अच्छा पुलिस अफसर वो है जिसकी खबरी का नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो जितने भी बड़े बड़े और धुआंधार पुलिस अफसर हुए, चाहे वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हों या फिर केस सुलझाने वाले हों, उन सभी में एक कॉमन चीज़ ये थी कि उन सभी के जो मुखबिरों की नेटवर्क है जो, वो बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि खबरी के ही ऊपर आपको सारी खबरें मिलती है। हालांकि सरकारी फंड भी होता है कुछ खबरियों को देने के लिए, लेकिन कई ऐसे अफसर हैं जो अपनी जेब से पैसे देते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें पूरी तरह से पुलिस खबरियों के ऊपर डिपेंडेंट रही है। आज की कहानी शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े खबरी, अगर उसे कहें तो गलत नहीं होगा, उसकी कहानी है। शायद हिंदुस्तान का सबसे अमीर खबरी, वो भी शायद गलत नहीं होगा। खबरी को पैसे मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन कहते हैं कि इसने जितने इनाम लिए सरकारी महकमों से मुखबरी के ज़रिए, उसके आसपास भी कोई दूसरा खबरी कभी पहुंचा नहीं। 80-90 के दशक का ये वो खबरी है जो न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि अलग अलग एजेंसियों के लिए काम करता था। कई जर्नलिस्ट के लिए भी, उनको भी इंफॉर्मेशन दिया, चाहे वो IB हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो ड्रग्स हो, NCB, चाहे वो पुलिस हो। इन सारे महकमों के लिए ये काम करता था और जो भी ये जानकारी देता था उसके बदले में इसे कई इनाम भी मिलता था। और ये था एकदम मतलब ट्रूली एक खबरी कि कहाँ खबर देनी है, कैसे देनी है, और उसके बाद भूल जाना है, कभी सामने नहीं आना है। इस खबरी की मौत होती है, उसके 2 साल के बाद एक और खबरी की मौत होती है, और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है। तारीख थी 3 अप्रैल, इसी महीने अप्रैल भी चल रहा है, 2009। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई के सारे खबरी जो है वो मौजूद थे। सभी ने मास्क पहना हुआ था, चेहरे को अपने छुपा रखा था, क्योंकि खबरी हैं, बहुत सारे लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ अपने इतिहास में कि खबरियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपना चेहरा ढककर। और उसकी वजह ये थी कि कई खबरियों को एक एक कर मारा जा रहा था। खबरियों की जो पूरी ज़िंदगी है वो हमेशा ख़तरे में रहती है, क्योंकि अगर जिसके ख़िलाफ़ वो खबर दे रहा है, उस गैंग को, डॉन को पता चल गया कि ये खबरी है, सबसे पहले वो उसे मारते हैं। इधर पुलिस वालों से भी कई बार ख़तरा हो जाता है। तो पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है खबरियों का। अब ये जो खबरी है जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जब माँ बाप ने इसे पैदा किया तब उसका नाम रखा था सलीम सिद्दीकी, लेकिन फिर जब बड़ा हुआ तो इसके अलग अलग नाम पड़े। किसी ने सलीम चोर पुकारा, किसी ने सलीम कोलाबा वाला पुकारा, किसी ने खबरी सलीम पुकारा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुआ वो उसका नाम था सलीम लंगड़ा।
सलीम लंगड़ा मुंबई के कोलाबा के पास एक चौल में पैदा हुआ, गरीब घर में। उसके बाद धीरे धीरे छोटे मोटे काम करके बड़ा हुआ, लेकिन इससे बड़ा एक शौक था, एक नशा था कि किसी तरीके से खबरें कहीं से जुटाओ और इसको इधर से उधर पहुंचाओ। और बेहद मेहनती, बेहद शातिर, बेहद एनर्जी वाला, बेहद एक्टिव। इसके पास एक बाइक हुआ करती थी, ये उसी पे भागता था और खबरें इधर उधर टिप ऑफ देता था पुलिस को। एक बार एक्सीडेंट हो गया तो इसके पैर में और हाथ में चोट लगी, थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, इसलिए इसका नाम सलीम लंगड़ा पड़ा। बाद में इसकी शादी हुई, बीवी का नाम था मुमताज़, 3 बच्चे हुए, 2 बेटी 1 बेटा। और ये पुलिस के लिए बल्कि अलग अलग सभी के लिए काम इसने करना शुरू किया, जिसमें एंटी करप्शन, इनकम टैक्स, कस्टम, ड्रग्स, क्राइम से रिलेटेड जो बाकी डिपार्टमेंट हैं। कहते हैं कि इसका कमिश्नर से लेके हवालदार तक और अलग अलग डिपार्टमेंट के टॉप बॉस से लेके नीचे तक हर एक तक पहुंचती और हर एक के पास जाता था। किसी के साथ कोल्ड ड्रिंक पीता, किसी के साथ कटिंग पीता, चाय। और धीरे धीरे इसने इतने सारे टिप ऑफ दिए, कई तो करोड़ों रुपए के इसने माल पकड़वाए। कहते हैं मुंबई के समंदर को इससे बेहतर कोई नहीं जानता था सलीम लंगड़ा से। और इसकी इतनी ज़बरदस्त नेटवर्क थी कि मुंबई में कहाँ क्या हो रहा है ये सब इसे पता होता था। कई जो पुलिस वाले नए ट्रांसफ़र हो लेकर आते थे तो वो भी जब मुंबई आते थे तो उन्हें लगता था कि सलीम लंगड़ा ही मदद कर सकता है इस शहर को समझने में और इस शहर के जुर्म और उसके मिजाज को समझने में। तो ये उसकी औकात थी उस वक्त। एक बार इसने एक बहुत बड़ी ऐसी खबर दी और इसको इनाम मिला था। रहता बिल्कुल सिंपल था। इनाम के पैसे थे करीब उस ज़माने में 18 लाख रुपए। ये 18 लाख रुपए लेकर अपनी बीवी के साथ कोलाबा के एक नेशनल बैंक में, जहां उसका अकाउंट था, डिपॉजिट करने गया। अब बैंक मैनेजर ने वहां पे देखा एक आदमी जो एकदम मामूली कपड़े पहने हुआ है, उसके साथ एक महिला है और 18 लाख रुपए जमा करने आया। बैंक मैनेजर को लगा कि ये शायद कोई क्रिमिनल है, बदमाश है, या कहीं डाका डाला, कहीं से लूट कर पैसा लाया। उसने सलीम लंगड़े को कहा बहाने से कि आप चाय पीजिए, तब तक आपका हम अभी जमा कराते हैं। वो अंदर गया, उसने अंदर जाकर लोकल पुलिस को फ़ोन कर दिया। बोला हमारे बैंक में एक शख्स आया, मुझे लगता है ये कहीं से लूट पाट करके आया और बहुत बड़ी रकम है 18 लाख, और उसको देख के नहीं लगता कि उसकी हैसियत के हिसाब से इतनी रकम वो जमा करा सकता है। कोलाबा की पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद सलीम लंगड़ा और उसकी बीवी दोनों को उठाकर कोलाबा ले आती है। अब इनमें से कोई पुलिस वाला सलीम लंगड़ा को नहीं जानता था। इसको जिसे खबर देनी होती बस उससे वास्ता रखता था, बाकी हमेशा गुमनाम रहता था क्योंकि उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। पुलिस वाले ने उससे खूब पूछताछ की, ये 18 लाख तूने बता कहाँ चोरी की, कहाँ डाका डाला? वो कहता रहा ये मेरे पैसे हैं। बोला कहाँ से मिले तुझे? बस कह रहा ये मेरे हैं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आप जाने दो। वो सब कुछ बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि ये पैसे आए कहाँ से। दोपहर से शाम हो गई, थाने में ही बैठा रहा। पुलिस वाले कहने लगे कि फिर अच्छा तुझे अगर जाना तो जा, पर ये पैसे तुझे नहीं मिलेंगे, हम लोग बांटेंगे। उस वक्त एक कहानी ये भी है कि उसमें से 2 पुलिस वाले कुछ वक्त के बाद ही रिटायर होने वाले थे। तो उसने कहा उनके काम आ जाएगा, बाकी एक हिस्सा हमारा होगा, ये पैसे तो तुझे मिलेंगे नहीं जब तक कि तू हिसाब नहीं देगा। और वो कह रहा कि आप मुझे पैसे दो तभी जाऊँगा। रात हो गई, थाने में मियाँ बीवी बैठे हुए हैं दोनों। इस दौरान में एक उस वक्त कस्टम के एडिशनल कमिश्नर थे दयाशंकर। तो दयाशंकर काफ़ी क्लोज सलीम लंगड़ा के, क्योंकि कस्टम में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसने अपनी मुखबिरी से पकड़वाई थी। अब दयाशंकर उस वक्त मोबाइल था नहीं, जिस जगह पे वो मिलता था उस जगह पे भी नहीं था। वो छानबीन करके आ गए तो वो बड़ा परेशान थे, उन्हें कोई टिप ऑफ लेना था। आखिर में वो कोलाबा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं किसी काम से, क्योंकि बराबर में उनका दफ्तर था। और वो कोलाबा पुलिस स्टेशन जब रात को पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थाने के अंदर बेंच पर सलीम लंगड़ा अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ है। और वो देखते ही वो दोनों भी चौंक जाते, फिर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ कहाँ से? तो बताता है कि ऐसी सी बात है, बैंक में जमा करने गए थे। तो पुलिस वाले आते हैं। अब सामने एक कस्टम का एडिशनल कमिश्नर खड़ा हुआ है। वो जानते ही उनको जब पता चलता है, पुलिस वालों की भी हवा ख़राब हो जाती है। फिर कहते हैं कि आप इसके पैसे वापस करो और इनको जाने दो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से, ये बता नहीं रहा है। उसने कहा इसीलिए ये ख़ास है, तुम इसके पैसे दो, गारंटी मैं लेता हूँ। उसने पैसे दिए पर बताया नहीं। उसका वो बाहर निकले तो पूछा एडिशनल कमिश्नर ने सलीम लंगड़े से
सुबह से बैठा रखा है, तुम बता देते कि ये पैसे तुम्हें इनाम से मिले कस्टम वालों की तरफ से, और दयाशंकर के ही डिपार्टमेंट ने ये पैसे दिए थे। एक बड़ी डील जो थी उसकी इनपुट पे वो चीज़ पकड़ी गई थी। फिर उन्होंने कहा कि तुम सही मानो में एक ट्रू खबरी हो। उस बंदे ने ये नहीं बताया कि ये पैसे कहाँ से आए, कौन सी खबर, क्योंकि वो उसका पेशा था। खबर किसको देना है इसके अलावा किसी से बात नहीं करनी है, और वो आखिरी वक्त तक पुलिस वालों को नहीं बताया। तो ये इतना ज़्यादा अपने पेशे को लेकर ईमानदार था। धीरे धीरे वक्त बीता, मुंबई की पुलिस अब सलीम लंगड़े के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गई थी। बड़े बड़े जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वो भी सलीम लंगड़े के टिप ऑफ का इंतज़ार करते थे। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, उनको भी वो खबरें देता था। इसी दौरान 2007 में एक अजीब सा मोड़ आता है सलीम लंगड़ा की ज़िंदगी में। अच्छा, सलीम लंगड़ा चूँकि कई बार होता है कि जो आप मुखबिरी करते हैं, अलग अलग लोगों से जान पहचान मिलते हैं, आपका काम है वो, तो उस वक्त वो चाहे तेल माफिया हो, ऑयल माफिया, ड्रग्स, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से उसने बेशुमार इनाम में पैसे पाए थे, और उसी पैसे से इसने फिर अपने घर भी बनाए। इसने 2 बोट खरीदे, एक छोटी और एक बड़ी, जो गेटवे ऑफ इंडिया से कोलाबा तक फेरी के तौर पे चलाता था। बीवी मुमताज़ उसको देखती थी। तो इसका अपना बोट भी चल रहा है, ये धंधा भी चल रहा है मुखबिरी का। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से लेके, कहते हैं कि एक वक्त ऐसा होता था कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर मेरे के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और बाहर निकला तो उसी बिल्डिंग के बाहर हवलदार के साथ चाय पी रहा है। तो ये उसकी पहुंच थी हर डिपार्टमेंट में, सीनियर से लेकर टॉप मोस्ट से लेकर नीचे तक। तो ये सारे ड्रग्स और ये सारे इन चीज़ों में रहता था। कस्टम के बड़े माल पकड़ाए थे। 2007 में इसकी कुछ मुलाकात होती है तेल माफिया से, और सब ये एक दूसरे को जानते थे। तेल माफिया के तौर पर ऑयल का जो धंधा था उसमें डी कंपनी का भी बहुत बड़ा हाथ था, दाऊद इब्राहिम का। तो एक बंदा था जो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। 2007 में वो सलीम लंगड़े के पास आता है और कहता है तुझे एक काम करना है, बता पैसे बहुत मिलेंगे। तो उसने कहा बताओ क्या है। तो उसने कहा इंडोनेशिया से 2 लोग आ रहे हैं, तेल माफिया हैं, और वो यहाँ ठहरेंगे, और उनको कोई जानता नहीं है, मतलब ना वो शहर को जानते हैं। तो जब तक यहाँ है तो उनके साथ रह ले, उनको वो कर दे। कई बार ऐसा होता है कि पैसे की ज़रूरत, लालच, इसे भी लगा कि चलो ठीक है कुछ पैसे मिल जाएंगे। हालांकि वो तेल माफिया थे, उसे लगा तस्कर होगा, ड्रग्स का करता होगा ज़्यादा सा तेल का। तो उसने कहा ठीक है मदद करते हैं। उसका तो वो दोनों इंडोनेशिया के सिटीज़न थे। वो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद अब धीरे धीरे वो उनको देखता है। उनके सामने वो कम बातें करते थे, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर सलीम लंगड़ा को कुछ अजीब सा लगता था। वो वहीं कोलाबा के पास उसी एरिया में एक 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, कुछ दिन रहते हैं। फिर कुछ दिन रहने के बाद सलीम लंगड़ा से कहते हैं कि हमें यहाँ आसपास में कोई एक किराए पे घर दे दो, काफ़ी लंबा रहना है, कहाँ होटल में रुकेंगे। सलीम लंगड़ा अपनी बीवी के नाम पर उसी नरीमन हाउस, आपको याद होगा जब 26/11 हुआ था जिसमें कब्जा कर लिया था 10 टेररिस्ट में से 2 ने, उस नरीमन हाउस के बराबर में उसने अपनी बीवी के नाम पे किराए पे घर लिया, और दोनों वो इंडोनेशियाई जो नागरिक थे वो वहाँ ठहरते हैं। और उनका काम ये होता था, चूँकि वो दिन भर साथ रहता था, वो दिन में निकलते टैक्सी पे, और मुंबई के अलग अलग, चाहे वो सी लिंक हो, बाकी जगह हो, अमेरिकी कॉन्सुलेट है वहाँ, इन सारी जगहों की वो जाते, घूमते, एक सैलानी की तरह तस्वीर खींचते, वापस आ जाते। उनके पास एक लैपटॉप था, उसके ज़रिए वो मेल कर रहे होते। तो चक्कर मारते और रुक रुक कर चले आते। यहाँ पे अब सलीम लंगड़ा चूँकि एक पेशेवर मुखबिर, तो उनका जो रूटीन था उसने डाउट क्रिएट किया। उसने कहा ये 2 इंडोनेशिया से आया है, तेल माफिया, ड्रग्स, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये ना अपने धंधे के लोगों से मिल रहा है, ना ये कहीं और घूमने जा रहा है, ना कुछ और करता है। बस ये दोनों निकलते हैं, तस्वीरें खींचते हैं अलग अलग इलाकों के, वो भी मुंबई के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और उनकी, और वापस आ जाता है। फिर भी उसका लगा रहा वो, बट धीरे धीरे उन दोनों को सलीम लंगड़ा पे बहुत ट्रस्ट हो गया। और एक दिन अचानक उन दोनों ने अपना राज बताया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पे जो मुंबई में समंदर के ही किनारे अमेरिकी कॉन्सुलेट है, तो हमें उसको उड़ाना है। और उसने कहा कि चूँकि वो एकदम समंदर किनारे है, तो हम समंदर में कोई बोट लेकर आएंगे, बोट में सारे RDX होंगे, और उस बोट को ही कॉन्सुलेट तक ले जाकर धमाका कर देंगे। सलीम लंगड़ा का भी एक छोटा और एक बड़ा बोट चलता था, वो उसके बोट पे भी वहाँ तक रैकी करने के लिए गए। जब उसे ये पता चला, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं तो इनको एक स्मगलर, तस्कर ये सोच रहा था कि तेल का धंधा, ड्रग्स का धंधा, पर ये तो सीधे सीधे आतंकवादी हमले की बात कर रहे हैं। उसे लगा कि वो फंस जाएगा।
वो बीवी के पास पहुंचता और कहता है मैं इतने दिनों से 2 लोगों के साथ हूँ, वो कोई स्मगलर नहीं है, वो टेररिस्ट हैं, और मैं अब इतने दिन से रह रहा हूँ, कल को पता चला तो मैं तो फंस जाऊँगा। बीवी कहती है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम फ़ौरन जाकर पुलिस को सारी बात बता दो। अब ये इसके नेटवर्क थे, सारे जान पहचान थी। इसने मुंबई में जो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर थे, जिनको ये कई बार टिप ऑफ दे चुका था, उनसे राब्ता कायम करता है और एक जगह पे जाता है और उनसे मिलता है, और मिलने के बाद पूरी कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे एक दाऊद के आदमी ने कहा था 2 इंडोनेशिया आएगा, उसे बस मुंबई घुमाना है, ऑयल माफिया है या ड्रग्स का धंधा करता होगा, लेकिन वो टेररिस्ट हैं दोनों, और अमेरिकी कॉन्सुलेट को उड़ाने की बात कर रहे हैं। उस IB अफसर ने कहा कि ये अचानक शक हो जाएगा, एक काम करो, तुम अभी उसके साथ डेली जैसे तुम जाते हो नॉर्मल रहो, काम करो, हम वक्त आने पे इसको सही रंगे हाथ पकड़ते हैं। अब सलीम लंगड़ा अगले दिन से फिर नॉर्मल उसी के साथ है। इधर IB की टीम पूरी लग गई उसकी जानकारी हासिल करने के लिए। इसके बाद पता नहीं इस केस में क्या होता है कि अचानक एक रोज़ बड़ी खामोशी से मुंबई पुलिस की मदद से उन दोनों इंडोनेशियाई नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कस्टडी में रखा जाता है और फिर एक रोज़ दोनों को हिंदुस्तान से इंडोनेशिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब अगर अमेरिकी कॉन्सुलेट पे आतंकवादी हमला होना था, आतंकवादी हमले की तैयारी के लिए वो आया था, तो ये सारी चीज़ें फिर बहुत सारे सवाल खड़ा करती हैं कि वो उसे डिपोर्ट क्यों किया गया, उसके खिलाफ हिंदुस्तान में मुकदमा क्यों नहीं चला। हालांकि उस वक्त तक हमला किया नहीं था, लेकिन साजिश तो बुनी थी। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया, लेकिन ये कहानी सलीम लंगड़ा से जुड़ी हुई है, और ये आखिरी वो था सलीम लंगड़ा के साथ इंसिडेंट या जो काम किया। इसके बाद उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ गई, क्योंकि इंडोनेशियाई नागरिकों का भेद खुल गया, दोनों वहाँ लौट गए, उनका नेटवर्क मुंबई में भी था। इसी के बाद ये 2007 की कहानी है, 2007 में ही सलीम लंगड़ा के साथ जो कुछ होता है वो इस केस से जुड़ा हुआ था, और जिसका सच आज भी किसी को नहीं मालूम। 8 सितंबर 2007, 8 सितंबर 2007 को सलीम लंगड़ा अपनी बीवी को स्कूटर पर बिठाकर जा रहा था, और ये मुंबई में एक बंदरगाह के पास, मुंबई बंदरगाह के पास है एक इलाका दारू खाना, ये दारू खाना के पास से गुजर रहा था। अचानक एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने इसके स्कूटर को टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल हुए, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, JJ हॉस्पिटल, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सलीम लंगड़ा की भी मौत हो गई और उसकी बीवी मुमताज़ की भी। अब यहाँ से सवाल ये होता था कि क्या एक एक्सीडेंट था या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही इंडोनेशिया वाला एपिसोड हो चुका था। पुलिस ने अपनी जांच की और पुलिस ने कहा कि ये सिंपल एक्सीडेंट है, एक मोहम्मद अंसारी नाम के उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया। लेकिन कहते हैं असली कहानी ये नहीं है, और एक कहानी इसमें यह भी है कि एक शख्स था, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो विटनेस था, बट उसको उसी दिन इंडिया से बाहर जाना था, और बाहर जाने के बाद उसने न्यूज़पेपर में और बाकी जो भी है उसमें देखा और पढ़ इसके सलीम लंगड़े के बारे में, मुंबई का ही था वो, तो उसने पुलिस को ये मेल लिखा था शायद कि मैंने देखा था कि जब ट्रक ने टक्कर मारा तो उसके बाद वो ट्रक वापस रिवर्स में लिया, फिर पीछे आया और दोबारा उनको कुचला और फिर आगे गया। तो अगर ये एक सिंपल रोड एक्सीडेंट है तो ऐसा नहीं हो सकता था, मार के वो भागता, लेकिन वो पलटा और उसने फिर कुचला, तो इसका मतलब है ये मर्डर है। इस मामले को लेके बहुत कुछ चला, बहुत दिनों तक चला, लेकिन सलीम लंगड़ा के कत्ल की पहेली जो है वो सुलझा नहीं पाई पुलिस। इसी के करीब 2 साल के बाद इरफान चिंदी नाम के एक और मुखबिर की वहाँ पे गोली मार के हत्या कर दी गई, और इरफान चिंदी के कत्ल के बाद ही, उससे पहले सलीम लंगड़ा का हो चुका था, उससे पहले कुछ और खबरियों का हो गया था। तो इरफान चिंदी के बाद मुंबई में करीब 600 खबरी, इनका एक नेटवर्क है, उस वक्त 600 था। उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपना चेहरा ढककर। राकेश मारिया ने बाद में पुलिस वालों से कहा था, जब खबरियों का थोड़ा उनकी ताकत कम हो गई पुलिस से, कम, क्योंकि खबरी नाराज़ हो गए थे पुलिस से कि हम आपके लिए काम करते लेकिन आप हमारी जान भी नहीं बचाते। इधर डी गैंग की तरफ से खबरियों को धमकी आने लगी थी, क्योंकि पुलिस के लिए मुखबिरी का मतलब है कि डी गैंग का दुश्मन। तो बहुत सारे खबरियों की मौत हुई, और ये वो खबरी थे जो खुद कभी लाए सामने आते नहीं थे, तो बहुत लोगों को ये भी पता नहीं कि इनमें से जो मर रहा है वो खबरी है पुलिस का, क्योंकि खबरियों की दुनिया ऐसी होती है, वो छुपाते हैं अपने आप को।
तो उसके बाद इन लोगों ने कहा था कि हम पुलिस के लिए काम नहीं करेंगे। फिर राकेश मारिया जब आए तो उन्होंने इस नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की और कहा कि इनकी भी सेफ्टी और सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसीलिए जो खबरी है वो आमतौर पर पुलिस स्टेशन में, और जो अच्छा पुलिस अफसर है वो इनको सबके पब्लिकली नहीं मिलता कि थाने बुलाया और थाने में आपको बैठा, क्योंकि आप नज़र में आ जाएंगे। अगर आप खबरी हैं तो अंडरवर्ल्ड और क्रिमिनल के भी खबरी काम करते हैं, पुलिस में भी होते हैं, तो चेहरा सामने आ जाता है, राज खुल जाता है। तो इन लोगों के लिए अलग अलग अड्डा हुआ करता था। कभी आप किसी सन्नाटे की जगह पे बुला लिया, कहीं और बुला लिया, कहीं चाय की दुकान पे बुला लिया, लेकिन वैसे नहीं ये लोग मिलते थे। तो सलीम की ये जो मौत हुई, इसके बाद आज तक इसका राज नहीं मालूम है कि यह कत्ल है या एक्सीडेंट था। इसके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जो खबरी होते हैं इनकी दुनिया में अपनी अलग अलग इनकी भाषाएं होती हैं। तो सलीम लंगड़े का भी भाषा था जो जिनको वो टिप ऑफ देता था। जैसे इसके कई ऐसे शब्द थे। सी, समंदर को वो पानी बोलता था, स्कूटर को हेलीकॉप्टर, ये कोड वर्ड था, पुलिस वाले से बात करता। बोट को गाड़ी, शिप को बंगलो, गोल्ड को पीला, सिल्वर को शीशा, हीरोइन पाउडर, और पुलिस वालों को टोपी, कस्टम वालों को पानी वाला, एक्साइज वालों को दारू वाला। ये इसके कोड वर्ड थे जिस तरीके से ये बात करता था। कहते हैं कि जितने पैसे इसने पुलिस और बाकी एजेंसियों, रॉ के लिए भी इसने किया, सबके लिए किया, आईबी के लिए किया, सॉरी रॉ के लिए नहीं, आईबी के लिए, उससे बहुत सारे इनाम मिले। और सबसे ज़्यादा इनाम इसने कस्टम से लिया या एक्साइज से लिया, जिसकी वजह से इसे हिंदुस्तान का सबसे रईस, अमीर और सबसे बड़ा खबरी कहते हैं। कहते हैं कि ये खबरियों का सबसे बड़ा खबरी था। तो मुंबई गया तो कुछ लगा कि आपको उसी से रिलेटेड कहानी सुनानी चाहिए। तो ये कहानी थी सलीम लंगड़ा या फिर सलीम कोलाबा वाला, और देश के सबसे बड़े खबरी की कहानी, यानी कि सलीम लंगड़ा वाली। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले अपना वही सिलसिला आज जो